मंजुला ठीक कह रही है, सुनील बोला। हाँ ठीक कह रही है, कौशल्या जला कर बोले। ये सब कहानी है जो इत्तेफाक से यहाँ से टूट गई तार को देखकर तुमने गढ़ ली है। मैं अभी भी यही कहती हूँ कि वीरेंद्र कपूर झूठ बोल रहा है और उसे किसी ने मंजुला की आवाज़ की नकल करके फ़ोन किया था। कौशल्या, देवी दयाल डपट कर बोला। क्या कौशल्या? कौशल्या जला। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं कहती हूँ यहाँ से कोई तार बाहर नहीं गई। मिनट मिनट में तो हम गलियारे में से गुजरते हैं। अगर इस जोड़ से लेकर खिड़की तक कोई तार लटकी हुई होती तो क्या हमारी आंखें फूटी हुई हैं जो हमें दिखाई न देती? तार हमारे सिरों के ऊपर से गलियारे की छत के साथ साथ गई होगी, देवी दयाल बोला। इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दी होगी। ऐसी कोई तार होती तो दिखाई भी देती। देवी दयाल असहाय भाव से सुनील की ओर देखा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, सुनील बोला। ठीक है, कौशल्या बोली। नमस्ते। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ा हूँ, मंजुला बोली। अब तुम कहाँ जाओगे? कौशल्या बोले। मैं इतना सयाना लड़का है, बाहर तक तुम नहीं छोड़ कर आओगे तो क्या भटक जाएगा? मामी, मंजुला वहाँ से स्वर्ण बोले। अच्छा अच्छा। सुनील ने देवी दयाल का अभिवादन किया और मंजुला के साथ फ्लैट से बाहर निकला। मेरी मामी की बातों का बुरा मत मानना, मंजुला बोली। वह बड़बोली जरूर है लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं है। सुनील हंसते हुए बोला। मैं बुजुर्गों की बातों का कभी बुरा नहीं मानता। सुनील, हमारे ख्याल से वीरेंद्र के बचाव की कोई उम्मीद है? तुम्हारे ख्याल से कोई वीरेंद्र के बचाव की कोई उम्मीद है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जाती तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि वीरेंद्र कपूर बेगुनाह है। मंजिला मुंह से कुछ न बोली। उसने डबडबाई आंखों से सुनील की तरफ देखा। ना ना, सुनील बोला। रोना नहीं, रोना कमजोर लोगों का काम है। तुम बाध्य लड़की हो। मंजुला खामोश रही। और फिर वे कहते नहीं कि जब तक सांस, जब तक आस। उसने सिर झुका लिया। सुनो, उसने सिर उठाया। एक बात बताओ। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। तुम्हारे ख्याल से क्या किरण तुम्हारी आवाज़ की नकल कर सकती है? वह मुझे काफ़ी अरसे से जानती है, मंजुला धीरे से बोली। मेरी आवाज़ खूब सुनी हुई है, यानी कि कर सकती है। मंजुला ने उत्तर नहीं दिया। सुनील ने भी उत्तर के लिए उस पर दबाव नहीं डाला। फिर उसने मंजुला से विदा ली और इमारत से बाहर निकल गया। इमारत के सामने ही टेलीफोन बूथ था। सुनील ने वहां से पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन किया। प्रभुदयाल हेडक्वार्टर में नहीं था, लेकिन उसकी पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट अग्निहोत्री से बात हुई। सुनील ने उसे अपना परिचय दिया। मुझे इंस्पेक्टर ने बताया था कि शायद तुम फ़ोन करोगे। उत्तर में अग्निहोत्री बोला। सपरवाल वाली रिवॉल्वर के बारे में क्या खबर है अग्निहोत्री साहब? सुनील ने पूछा। मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ। अभी मैं अभी मैंने फिर चेक किया है। मिस्टर सुनील, घातक गोली इस रिवॉल्वर से नहीं चली है। आप ये बताइए, क्या वो रिवॉल्वर कपूर की रिवॉल्वर हो सकती है जो कि गायब समझी जा रही है? अगर ये सच है कि कपूर की रिवॉल्वर के दस्ते पर एक पीतल की गोली प्लेट लगी हुई थी जिस पर उसका नाम गुदा हुआ था, तो वो नहीं हो सकती। मैंने इस रिवॉल्वर को बड़ी बारीकी से मुआयना किया। इसके साथ किसी भी तरह की मामूली सी भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके हैंडल पर भी कोई प्लेट नहीं लगी हुई थी। शायद हैंडल तब्दील कर दिया गया हो तो। ऐसा नहीं हुआ है। मैंने रिवॉल्वर को माइक्रोस्कोप और एक्सरे से तक से मुआयना किया है। वो सुनील निराश होकर बोला। आपने ये बात प्रभुदयाल को भी बता दी है? हाँ। सुनकर क्या कहा उसने? कहने लगी अब तो कपूर का कतई काम हो गया। मुझे अब सुनकर अफसोस हुआ। आपको अफसोस हुआ? क्यों? क्योंकि मेरा शुरू से यही ख्याल है कि कपूर निर्दोष है। जब किसी के खिलाफ सबूत इतने सिक्के बंद हो कि उन्हें अपनी जगह से हिलाया तक न जा सकता हो, तो मुझे शक होने लगता है कि सबूत गढ़कर तैयार किए गए। कमाल है, अगर आप कपूर को निर्दोष मानते तो आपने अदालत में उसके खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी? अदालत में सरकार की तरफ से गवाह के तौर पर पेश होना मेरी नौकरी का हिस्सा है। लेकिन मैंने अदालत से यह कभी नहीं कहा कि जिस गोली से मीना की जान गई वो वीरेंद्र कपूर के रिवॉल्वर से निकली थी। मैंने केवल इतना कहा था कि घातक गोली एक पुराने ज़माने की वेबल स्कॉट रिवॉल्वर से चलाई गई थी। ओह,
भाई तुम मुझे कपूर की रिवॉल्वर तलाश करने दो, मैं तुम्हें गारंटी से बताऊंगा कि घातक गोली इस रिवॉल्वर से चली थी या नहीं। क्या पता कहाँ गर्क हो गई वो रिवॉल्वर। 6 महीने बाद मैं कहाँ 6 महीने बाद मैं कहाँ तलाश करूँ उसे। अग्निहोत्री खामोश रहा। बहरहाल शुक्रिया अग्निहोत्री साहब, सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। उसने यूथ क्लब टेलीफोन किया। रमाकांत वहाँ नहीं था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कहाँ था, लेकिन मुझे मालूम है, सुनील दांत पीसते हुए बोला। वह बूथ से बाहर निकला और फिर कार में सवार हो गया। सुनील ज्योति टावर पहुंचा। इमारत की 20वीं मंजिल पर जाकर उसने फ्लैट नंबर 20 की कॉल बेल बजाई और प्रतीक्षा करने लगा। दरवाजा न खुला। उसने फिर कॉल बेल बजाई, दरवाजा फिर भी न खुला। सुनील ने एक दाएं बाएं निगाह डाली। गलियारा खाली था, वहाँ कोई नहीं था। उसने नीचे झुककर चाबी के छेद में आंख डाली थी। भीतर रोशनी थी। इस बार उसने जब दोबारा कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी तो उसने थोड़ी देर घंटी बजाकर उंगली हटा लेने जैसा सभ्यतापूर्ण काम नहीं किया। दरवाजा खोला। एक अत्यंत झीनी सी नाइट पहने हुए रीटा दरवाजे पर प्रकट हुई। हेलो, सुनील अपने चेहरे पर एक गोल्डन जुबली मुस्कुरा लाते हुए बोला। रिमेंबर मी? ये क्या हरकत हुई? वह नाराजगी भरे स्वर में बोले। कौन सी? सुनील बड़ी मासूमियत से बोला। घंटी ऐसे बजाते हैं? जब घर वालों को अपने आगमन की खबर देनी हो तो ऐसे नहीं बजाते, लेकिन जब कब्र में पड़े मुर्दों को जगाना हो तो ऐसी घंटी ही बजाते हैं। मतलब? रीटा सब पका कर बोले। सुनील ने बड़े इत्मीनान से हाथ बढ़ाकर उसकी नंगी बांह थामी और उसे एक और धकेल दिया। फिर वो भीतर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या हरकत हुई? रीटा क्रोधित स्वर में बोले। वो कहाँ है? सुनील ने पूछा। कौन कहाँ? शहजादा गुलफाम। कौन शहजादा गुलफाम? मेरा जोड़ीदार। कौन जोड़ीदार? स्वीट हार्ट। सुनील मीठे किंतु कठोर स्वर में बोला। मैं यहाँ कोई कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करने नहीं आया, लेकिन मेरी समझ में तो आया कि तुम क्या कह रहे हो। सुनो, अगर मैं तुम पर भी झपट पड़ूँ और तुम्हें अपनी बाहों में दबोच लूँ तो तुम क्या करोगे? मैं गला फाड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगूंगी, और तुम्हारी पुकार सुनकर इस बंद फ्लैट में तुम्हारी मदद के लिए कौन आएगा? रीटा कुछ क्षण सोचती रही, फिर तब बदले स्वर में बोली। आओ। नहीं नहीं, सुनील बोला, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाहो तो एक रिहर्सल अभी करके देख लेते हैं। रिहर्सल करके करने का भी अकेले में आना। अकेले तो आए हो। मेरा मतलब है जब फ्लैट में कोई ना हो। कमाल है। गुले गुलजार, जब फ्लैट में कोई नहीं होगा तो मैं आकर क्या भुट्टे से बुनूंगा? मेरा मतलब है जब फ्लैट में मेरे सिवा कोई ना हो। ये बात है। हाँ बाप। सुनील उसके हाथ साथ हो लिए। वह उसे बेडरूम में ले गई। वहाँ डबल बेडरूम के वहाँ डबल बेड के बगल में एक विशाल मेज पर शराब और कबाब की दुकान लगी हुई थी। मेज पर एक शिवाज रिगाल की खुली बोतल थी और एक बंद रखी थी। उसके बगल में एक गार्डन की जिन की बोतल, एक लाइस एक लाइम जूस कार्डिनल की खुली बोतल, टोमेटो जूस के कई खुले बंद डिब्बे और सोडे की कई बोतलें रखी थी। पास ही बर्फ की बकेट पड़ी थी। मेज पर मौजूद कई बड़ी प्लेटों में शामी कबाब, सीख कबाब, चिकन पकौड़ा, सॉसेज, सलामी के अंबार लगे हुए थे। पास ही एक सिगरेट के टुकड़ों से भरा एस्ट्रे पड़ी थी। और पलंग पर हाथ में विस्की का गिलास और ताजा सुलगाए चार मीनार का सिगरेट लिए कई तकियों के सहारे अधलेटा सा रमाकांत बैठा था। उस वक्त उसके शरीर पर उसकी पतलून थी। उसके बाकी कपड़े पलंग से दूर पड़े कुर्सी की पीठ पर बड़ी बेतरतीब से लटक रहे थे। रमाकांत को देखकर हड़बड़ाया, फिर से पकाया और फिर जबरन हंसते हुए बोला। आओ प्यारियो। ही सुनील बोला। रमाकांत किसी ढंग से फिर ऐसा बोला। बड़े अच्छे मौके पर आए। मैं तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा। यार के बिना कहीं मेज मोले का मजा आता है। मौज मोइले का। सुनील ने संशोधन किया। हाँ वही तो। रमाकांत ने इस बार पहले से ज्यादा विश्वासपूर्ण ढंग से हटास किया। यारा नाल बहाना मिलने मित्रा दे। सुनील ने गौर कर देखा। बैठो। सुनील पलंग पर एक कोने में बैठ गया। क्या पियोगे? जिन या विस्की? तुम्हारा खून। वह भी हाजिर प्यार, लेकिन इससे पहले क्या पियोगे? सुनील खामोश रहा। उसने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाने में जुट गया। रीटा डार्लिंग, रमाकांत बोला, सुनील को एक खूब बड़ा विस्की का पैक बना कर दो। रीटा ने तुरंत आदेश का पालन किया। सुनील ने हुज्जत नहीं की। उसने गिलास थाम लिया। रीटा ने रमाकांत के लिए एक विस्की और सोडे का और अपने लिए जिन और लाइम जूस का जाम तैयार किया।
फिर वे पलंग पर चढ़ गए और चौकड़ी मारकर रमाकांत के बगल में बैठ गए। चीयर्स, रमाकांत बोला। सुनील ने और उसके और रीटा के गिलासों से अपना गिलास टकराया। वह मुंह से कुछ न बोला। तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ हूँ? रमाकांत बोला। नहीं। हाँ, सुनील बोला। कैसे मालूम हुआ? रेडियो पर अनाउंस हुआ था। हाँ हाँ, रमाकांत ने इस बार जमकर टास्क किया। चिकन पकौड़ा खाओ, बहुत लजीज है। सुनील ने चिकन की एक टांग उठा ली। रीटा ने रमाकांत के होंठों पर एक सिगरेट निकाल दिया। उसने उसका एक कश लगाया, फिर पूरा समूह बनाकर सिगरेट वापस रमाकांत के होंठों में लगा दिया। सुनील वाला सुनील वाला लो, रमाकांत बोला। वह तुम्हें रास आएगा। रीटा ने आशापूर्ण नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। सुनील ने अपना सिगरेट देने का उपक्रम नहीं किया। रीटा ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, फिर उसने लापरवाही से कंधे झुकाए और अपनी डंक चूसने लगी। क्या खबर है? सुन, रमाकांत बोला। मुझसे पूछ रहे हो? सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। मेरा मतलब है, रमाकांत ने एक नर्वस स्वर में बोला। मेरे पास कोई खबर नहीं है। कैसे होती? तुम इतने बिजी जो हो। अब छोड़ो यार, तुम तो खामा का शर्मिंदा कर रहे हो। खामा का? कैसी भी। बहरहाल छोड़ो ये चकचक। कहाँ टेलीफोन? यहाँ टेलीफोन कहाँ है? सुनील ने पूछा। रीटा ने बेडरूम के कोने की तरफ संकेत किया। सुनील ने अपना विस्की का गिलास खाली किया और टेलीफोन की तरफ बढ़ा। उसने प्रभुदल को उसके घर का नंबर फ़ोन किया। संयोगवश प्रभुदल घर पर था। मैं सुनील बोल रहा हूँ, सुनील ने बताया। सुनील? प्रभुदल बोला। वह अग्निहोत्री कहता है कि मेरे अग्निहोत्री से बात हो गई है। तुम और बताओ, क्या खबर है? कपूर से संबंधित तमाम लोगों को मैंने चेक करवाया। गोपीनाथ के एक्सीडेंट के वक्त कि हर किसी के पास बड़ी मजबूत एलिबाई है। क्या? अच्छा, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक्सीडेंट की किसी किराए के आदमी से भी कराया जा सकता हूँ। तुमने कैसे फ़ोन किया था? तुम्हें मतवाल चंद के बारे में कुछ बताने के लिए? क्या? उसने तुमसे झूठ बोला था कि गोपीनाथ उससे मिलने नहीं आया था। अच्छा। कह रहा था कि उसने इस डर से पुलिस को झूठ बोल दिया था कि कहीं पुलिस गोपीनाथ की मौत के सिलसिले में उसे तंग न करे। ये बात है तो मैं फिक्स करता हूँ उस हरामजादे को। ये बात है तो मैं फिक्स करता हूँ उस हरामजादे को। वह मुझे कोई बड़ा शरारती आदमी लग रहा है। उस पर हाथ डालो तो उसकी उंगलियों के निशान अपने रिकॉर्ड के साथ चेक करवाना। उसे मेरा धंधा मत सिखा। उसे मेरा धंधा मत सिखाओ रिपोर्टर साहब। अच्छी बात है। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। जब वह टेलीफोन पर से वापस लौटा तो उसने पाया कि रीटा ने उसके लिए एक नया पैक तैयार किया था। तुम सुनाओ, रमाकांत बोला। इतनी देर तुम क्या करते रहे? सुनील ने उत्तर में उसे यूथ क्लब में उससे अलग होने से लेकर उसकी ज्योति टावर पहुंचने की तमाम बातें तरीबवार सुना दी। अगर यह सबरवाल बड़ी रिवॉल्वर का कोई घपला साबित हो जाता, रमाकांत बोला, तो बात किसी सिरे लग जाती। हत्या की रात को जिसके किरण के साथ 4 स्टार क्लब में होने वाली उसकी एलिबाई पहले से ही गलत साबित हो चुकी है। ऊपर से हम ये भी जानते हैं कि कपूर की रिवॉल्वर चुराने का मौका सिर्फ उसे हासिल था। आज सुबह मुझे किरण किरण आज मुझे सुबह किरण ने ये हिंट देने की कोशिश की थी कि हत्या की रात को कपूर को जो टेलीफोन कॉल आई थी वो मंजुला ने की थी। मैं कहता हूँ किरण और सब्रवाल में जरूर कोई सांठगांठ है। सुनील, तुम्हें इन तीनों पार्टनरों के दलाली के धंधे को चेक करना चाहिए। क्या पता है ये कोई गबन का मामला हो। गबन वहाँ होता है जहाँ पैसा हो। कपूर तो कहता था कि कंपनी इतनी डामाडोल चल रही है कि कोई खास कमाई नहीं थी। फिर भी चेक करने में क्या हर्ज है? हाँ, क्या हर्ज है? भाई दे भाई, आज जौहरी ने एक बड़ी अजीब बात बताई। क्या? वो कुछ और चेक कर रहा था कि जब इत्तेफाक से उसे ये बात मालूम थी। कौन सी बात? कहते हैं कि जब पुलिस ने मीना की मौत के बाद उस फ्लैट की तलाशी ली थी तो मीना के सेब में से लगभग 1.5 लाख रुपए के ऐसे शेयर सर्टिफिकेट बरामद हुए थे जो ये तो जाली थे, ये चोरी के थे। क्या? मैं सच कह रहा हूँ। कपूर लेकिन कपूर कहता था कि मीना का अमाउंट तो रमेश मल्होत्रा देखता था। अ, इसका मतलब तो यही हुआ कि उसी नहीं, जोरिस कहता है कि रिकॉर्ड के अनुसार वे गड़बड़ वाले शेयर तब खरीदे गए थे जब मीना का खाता खुद कपूर हैंडल करता था। इस बारे में कुछ किया नहीं गया?
क्या किया जाए? फ्रॉड के चक्कर में जिस आदमी को चेक किया जाना था, वह तो पहले ही फंसा हुआ था। कपूर का वारिस कौन है? एकाएक रीटा बोले। तुम क्यों पूछ रही हो? रमाकांत बोला। मैं मनोहर कहानियाँ पढ़ती हूँ। वह यूं गर्व से बोली जैसे सिर्फ मनोहर कहानी पढ़ना इस बात का सबूत है। मैं मनोहर कहानियाँ पढ़ती हूँ। वह यूं गर्व से बोली जैसे सिर्फ मनोहर कहानियाँ पढ़ना इस बात का सबूत है कि वो बहुत समझदार थी। मैंने देखा है कि कत्ल के मामलों में कातिल अक्सर वही निकलता है जिसको मकतूल की मौत से कोई माली फायदा पहुंचने वाला हो। मैंने ये देखा है कि कत्ल के मामलों में कातिल अक्सर वही निकलता है जिसको मकतूल की मौत से कोई माली फायदा पहुंचने वाला हो। कपूर की संपत्ति जो मंजुला प्रशांत और कपूर की संपत्ति तो मंजुला प्रशांत और मतवा चंद में बढ़ने वाली है। 2 तिहाई करीब मंजुला को, 1 तिहाई करीब प्रशांत को और 20,000 रुपये मतवा चंद को, सुनील बोला। तो फिर समझ में तो फिर समझा तो कि तीनों हत्यारे हैं, रीटा बोले। तो तुम्हें नशा हो गया है? रमाकांत ने शिकायत की। मेरा मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक हत्यारा है। रीटा ने जल्दी से संशोधन किया। विस्की पियो, रमाकांत ने उसे राय दी। जिनसे तुम्हें नशा हुआ जा रहा है जिनसे तुम्हें नशा हुआ जा रहा है, विस्की से नशा उतर जाएगा? रीटा हैरानी से बोली। हाँ, लोहे को लोहा काटता है मालूम। रीटा ने अपना गिलास खाली किया। उसने सबसे पहले विस्की के बड़े बड़े पैग बनाए। रमाकांत एक सुनील बोला। तुम क्लब में फ़ोन तो करो, क्या पता जौहरी तुम्हारे पास कोई खबर तुम्हारे लिए कोई खबर तुम्हारे लिए कोई खबर हो। रमाकांत सुनील एक एक बोला। तुम क्लब में फ़ोन करो, क्या पता जौहरी के पास तुम्हारे लिए कोई खबर हो। तुम खुद ही फ़ोन कर लो ना प्यारी हो, रमाकांत खुशामद भरे स्वर में बोला। अच्छी बात है, सुनील बोला। वह उड़- उड़- वह उठकर वह उठकर टेलीफोन की तरफ बढ़ा। तुरंत रमाकांत ने अपना नया बैग भी हलक से उड़ेला और रीटा के अपने बाहों में भर लिया। अरे रे, क्या कर रहे हो? वह हड़बड़ा कर बोले। माँ ये अभी मुझसे पूछ रही है, तुझे नहीं मालूम? रीटा हंसी। सुनील ने यूथ क्लब फोन किया। जौहरी वहाँ नहीं था। कुछ क्षण हिचकिचाता सा टेलीफोन के सामने बैठा रहा। फिर उसने बड़े निर्णायक ढंग से दोबारा प्रभुदयाल के घर का नंबर डाल गया। दूसरी ओर घंटे बजने लगे। सुनील धैर्यपूर्ण मुद्रा बनाए रिसीवर कान के साथ लगा बैठा रहा। एक बार उसने पलंग की तरफ निगाह उठाई तो उसने पाया कि रमाकांत और के रीटा के एक कान की लौ अपने दांतों से चिपलाता जा रहा था। रीटा दबी दबी सी हंसी हंस रही थी। सुनील धैर्यपूर्ण मुद्रा बनाए रिसीवर कान में लगाए बैठा था। वो एक बार उसने पलंग की तरफ निगाह उठाई तो उसने पाया कि रमाकांत रीटा के कान की लौ अपने दांतों से चिपला रहा था और रीटा दबी दबी सी हंस रही थी। हेलो, उसके कानों में प्रभुदयाल की आवाज पड़ी। सुनील बोल रहा हूँ, सुनील बोला। फिर प्रभुदयाल ने तनिक झंझला स्वर में बोला। अब क्या है? तुमसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। क्या? कल किसी जिम्मेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूरे कपूर कंपनी के धंधे और को ऑडिट करवा सकते हो? वो किस लिए? इसलिए कि शायद उससे कोई ये सबूत तो मालूम होगा जिससे कंपनी का उद्देश्य इसलिए शायद उससे कोई ऐसा सबूत कल किसी जिम्मेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट से कपूर की कंपनी की धंधे की ऑडिट करवा सकते हो। वह किस लिए? इसलिए कि शायद उससे कोई ऐसी बात मालूम हो जिससे जिससे उद्देश्य हत्या का उद्देश्य समझने की सहूलियत हो। आ, कल किसी जिम्मेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट से कपूर की कंपनी के धंधे की ऑडिट करवा सकते हो? वह किस लिए? इसलिए कि शायद इससे कोई ऐसी बात मालूम है जिससे जिससे हत्या का उद्देश्य समझने में सहूलियत हो। अच्छा। प्रभु गोपीदयाल ने भी हत्या के उद्देश्य का दावा करने के बाद ऑफिस में ही
ही कुछ चेक किया था, लेकिन उस कंपनी के अकाउंट ऑडिट करवाने के लिए तो पार्टनरों की रजामंदी चाहिए। एक पार्टनर की रजामंदी से भी चलेगा, रजामंदी से भी चलेगा। जब तक कपूर को फांसी नहीं चढ़ जाती, वह उस कंपनी का पार्टनर हुआ। तुम इससे उसकी रजामंदी हासिल कर सकते हो। तुम रजामंदी तुम उसकी रजामंदी हासिल कर लेना, वो इनकार नहीं करेगा। एक पार्टनर की रजामंदी से भी चलेगा, जब तक कपूर को फांसी नहीं हो जाती। वह उस कंपनी का पार्टनर है। तुम उससे उसकी रजामंदी हासिल कर लेना, वह इनकार नहीं करेगा। अच्छी बात है, मैं कल सुबह ऑडिट का इंतजाम करवाऊंगा। थैंक यू। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने पलंग की ओर देखा। रमाकांत और रीटा उसे दिखाई नहीं दी। वो पता नहीं कब वहां से गायब हो गए थे। सुनील ने मेज के पास जाकर अपने एक विस्की का नया जाम बनाया और सिगरेट और सलामी के बीच बीच में उसे चुसकने लगा। रविवार, सॉरी, वीरवार सुबह, वीरवार। किसी ने सुनील को निचोड़ा। अरे क्या सारा दिन सोए रहोगे? साथ ही उसके कानों में झल्लाया हुआ स्त्री सर पड़ा। सुनील ने करवट बदली, आंख मिचमिचा कर आंखें खोली। उसने अपने सामने एक धुंधली सी सूरत दिखा दी। बड़ी कठिनाई से अपने चक्कर में खाते सिर को काबू में किया और आंखों को फोकस किया तो पाया कि सामने रीटा खड़ी थी। मैं कहाँ हूँ? सुनील बोला। अंधे हो या खुद नहीं देख सकते? तुम मेरे बेडरूम में पड़े सो रहे हो। मैं सो नहीं रहा हूँ, मर रहा हूँ, सुनील बोला। शौक से मरो, लेकिन कहीं और जाकर। सुनील ने बड़ी मेहनत से उठा। उसने देखा कि एक बनियान और लुंगी पहने वह एक बनियान और लुंगी पहना था। मेरे कपड़े? वायर बढ़ाकर बोला। सलामत है, ईटा बोले। कोई चोर नहीं ले गया उन्हें। लेकिन वो उतारे किसने? मैंने नहीं उतारे तो? तुम्हारे दोस्त ने। वो यही है। हाँ, दूसरे बेडरूम में मुर्दों के साथ शर्त लगाकर सोया हुआ है। मुर्दे शर्त हार जाएंगे? सुनील निर्णयात्मक स्वर में बोला। ऐसा ही लगता। तुम उठाने पर तो उठ गए हो। वह टस से मस नहीं हो रहा। मैं सुनील झिझकता हुआ बोला। रात को यहीं सोया था तुम्हारे साथ। तुम यही सोए थे, लेकिन मेरे साथ नहीं। जो मेरे साथ सोता है वो सोता ही नहीं है। ऐसा? हाँ। वक्त क्या हुआ? 10:15। ओह ओह माय गॉड। कॉफ़ी पियो, वह सुनील की तरफ एक कप बढ़ाते हुए बोले। तबीयत सुधर जाएगी। सुनील ने कृतज्ञतापूर्ण ढंग से उसका हाथ से कप ले लिया। जब पचती नहीं तो इतनी पीते क्यों हो? वह बोले। इतनी कहाँ पीता हूँ, मैं तो 3 पैक से ज़्यादा नहीं पीता। तुम्हारा मतलब है 3 बोतल से ज़्यादा नहीं, 3 पैक से ज़्यादा। वह व्यंगपूर्ण ढंग से हंसी। अगर कल मैंने ज़्यादा पी है तो उस रमाकांत के बच्चे की शरारत है। A man is known by his company he keeps. No, सुनील उसे घूरता हुआ बोला। A man is known by the company he thinks nobody knows is keeping. वह दांत दबा कर हंसे। सुनील ने काफी को खाली कप एक और रख दिया। बाथरूम उधर है। वह एक बंद दरवाजे की तरफ संकेत करते बोले। वहाँ एक इलेक्ट्रिक शेवर भी है। अच्छा, तुम उसका क्या करती हो? शट अप। श्योर मैडम, सुनील बोला और उठकर बाथरूम में दाखिल हो गया। रीटा। थोड़ी देर बाद उसकी थोड़ी देर बाद उसने आवाज़ लगी। हाँ, रीटा की आवाज़ आई। कहाँ है शेवर? सिंक के ऊपर लगे शीशे के पीछे अलमारी में, उसने कहा। शीशा अलमारी के दरवाजे की तरह खुल जाता है। अच्छा। सुनील ने शेवर वगैरह की। फिर वो शावर लेकर उसके नीचे जा खड़ा हुआ। रीटा, वो सर बोला। साबुन कहाँ है? कोई उत्तर न मिले। रीटा, सुनील पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला। जवाब न धारा। सुनील अपने गीले जिस्म पर एक तौलिया लपेटा, शावर बंद किया और आगे बढ़कर दरवाजे को थोड़ा सा खोला। रीटा बाहर बेडरूम में मौजूद थी। वह एक वार्डरोब में से एक कपड़े निकालकर उन्हें तरबीत तर, तरतीबवार पलंग पर रख रही थी। अरे तुम यहाँ हो? वह बोला। अभी मैं तुम्हें इतनी आवाज़ें दी, लेकिन मैंने तो एक भी नहीं सुनी। वो बोली। जब मैंने शेवर के लिए पूछा था तुमने सुन लिया। अभी साबुन के लिए पुकारा था, तुमने नहीं सुना। नहीं। सुनील कुछ छोड़ सोचता रहा। फिर एकाएक उसके नेत्र चमक उठे। रीटा, हुआ तेजी से बोला। मुझ पर एक मेहरबानी करोगी? रीटा ने उस पर निगाह उसके गीली जिस्म पर डाला और फिर हड़बड़ाकर बोले। हरगिज नहीं, ये कोई वक्त है? किस बात का? सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला। तुम पर मेहरबानी करने का। लेकिन अभी मैंने बताया कहाँ कि मैं क्या मेहरबानी चाहता हूँ। मुझे मालूम है तुम मर्दों की जात पहचानती हो।
तुम पागल हो, थोड़ी बहुत पागल हो सकती हो, लेकिन इतनी नहीं कि शट अप एंड लिसन। बड़बड़ा कर चुप हो गए। तुम यही खड़ी रहना, मैं भीतर से कुछ बोलूंगा, फिर मुझे बताना कि तुमने क्या सुना। अच्छा। सुनील ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। उसने शावर चालू किया और उच्चारण बोला, ये आकाशवाणी है। अब आप सुनील कुमार चक्रवर्ती से समाचार सुनिए। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि नगर की तमाम कोर गर्ल्स ने स्थानीय पुलिस की ज्यादतियों से टक्कर लेने के लिए अपनी एक यूनियन बना ली है। उस यूनियन ने मिस रीटा उस उस यूनियन ने मिस रीटा को एकमत होकर अपनी नवनिर्मित यूनियन का प्रधान चुन लिया है। मिस रीटा के अपने पेशे के लंबे तजुर्बे की निगाह में रखते हुए निसंकोच कहा जा सकता है कि वो इस पद के लिए सर्वदा उपयुक्त है। खबरें खत्म हुई। उसने शावर बंद किया और दरवाजा खोला और बाहर मौजूद रीटा से पूछा, कुछ सुना? नहीं, वो बोले। कतई कुछ नहीं सुना। शावर चलने की आवाज़ सुनी थी, साथ में मेरी आवाज़ नहीं सुनी? नहीं। वेरी गुड, मुझे यही उम्मीद थी। सुनील ने दरवाजा फिर बंद किया। साबुन तुमने अभी भी नहीं बताया कि कहाँ है? वह बोला। वहीं कहीं होगा। बाहर से तुरंत उत्तर मिला, तलाश कर लो। सुनील ने सब बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर निकला। रीता बेडरूम में नहीं थी। उसने पलंग पर पड़े अपने कपड़े पहन लिए। फिर वो टेलीफोन के पास पहुंचा। डायरेक्टरी में नंबर देखकर उसने जेल वार्डन को फ़ोन किया। वार्डन साहब बोल रहे हैं। उत्तर उत्तर मिलने पर उसने पूछा, हाँ उत्तर उत्तर मिला। हूँ कौन? मैं सुनील बोल रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे भूले नहीं होंगे। नहीं भूला। कैसे टेलीफोन किया? मैं वीरेंद्र कपूर से एक बार बात करना चाहता हूँ साहब। क्या? मैंने अर्ज किया कि मैं वीरेंद्र कपूर से एक बार बात करना चाहता हूँ। टेलीफोन पर? हाँ। क्या कहने? ये जेल है, ये कोई होटल है? वार्डन साहब, मैं ये शायद तुम समझ रहे कि वह अपने ससुराल में आया हुआ है। वार्डन साहब, मैं कपूर की एक निहायत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी उसे फ़ोन करके बुला दीजिए। अभी उसकी कोठरी में टेलीफोन नहीं लगा। इंतज़ार करो, उसे फांसी होने से पहले शायद लग जाए। वार्डन ने रिसीवर को क्रेडिट पर पटक दिया। सुनील को उसकी आवाज़ के स्थान पर डायल टोन सुनाई देने लगी। उसने फौरन दोबारा वही नंबर डायल किया। इस पर दूसरी ओर से रिसीवर उठाए जाते वह संशयित किंतु कठोर स्वर में बोला, हरामजादे वार्डन के बच्चे, अगर इस बार तुमने तुमने बीच में टेलीफोन बंद किया तो आज शाम की खबर में तुम्हारी रिश्वत खारी कर दूँ। किस हरामजादे? वार्डन के बच्चे। वार्डन साहब, मैं कपूर साहब ने कहा है, जरूरी बात करना चाहता हूँ। बड़ा मेहरबानी से फ़ोन कर दीजिए। अब इसकी कोठरी में टेलीफोन न लगा। इंतज़ार करो, उसे फांसी होने से पहले शायद लग जाए। और वार्डन ने रिसीवर को क्रेडिट पर पटक दिया। सुनील को उसकी आवाज़ के स्थान पर एक डायल टोन सुनाई दी। उसने फौरन फ़ोन वही नंबर पर डायल किया। इस बार दूसरी ओर से रिसीवर उठाए जाते रास्ते सुनील को उसकी आवाज़ के स्थान पर डायल टोन सुनाई देने लगी। उसने फौरन दोबारा वही नंबर डायल किया। इस बार दूसरी ओर से रिसीवर उठाए जाते ही वह संशयित किंतु कठोर स्वर में बोला, हरामजादे वार्डन का बच्चा, अगर इस बार तुमने बीच में टेलीफोन की बंद किए तो आज शाम को कई अखबार में तुम्हारे और रिश्वतखोरी की मुकदमे छपी होंगी। तुम क्या समझते हो कि मैं इतना जानता नहीं कि कपूर को अपने ऑफिस में लोगों को मिलने कपूर को अपने ऑफिस में लोगों से मिलने की सुविधा देने के बदले में तुमने 50,000 रुपये की रिश्वत खाई है। सुनील को उसकी आवाज़ के स्थान पर डायल टोन सुनाई देने लगी। उसने फौरन दोबारा वही नंबर डायल किया। इस बार दूसरी ओर से रिसीवर उठाए जाते ही उस संशयित किंतु कठोर स्वर में बोला, हरामजादे वार्डन के बच्चे, अगर इस बार तुमने बीच में टेलीफोन बंद किया तो आज शाम के अखबार में तुम्हारी रिश्वतखोरी की करतूत छपी होगी। तुम क्या समझते हो कि मैं जानता नहीं कि कपूर को अपने ऑफिस में लोगों से मिलने की सुविधा देने के बदले तुमने 50,000 रुपये की रिश्वत खाई है। मैं तुम्हारे अखबार पर मानहानि का
दावा ठोक दूंगा, वो चिल्लाया। मैं तुम्हारा अखबार बंद करवा दूंगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। जो तुम कुछ कह रहे हो उसको कभी सिद्ध नहीं कर सकते। वह है मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारी करतूत चुटकियों में सिद्ध कर सकता हूँ। तुम्हारी करतूत साबित करने के लिए मेरे पास आधा दर्जन गवाह हैं जिन्हें तुम रोज सुबह अपने ऑफिस में कपूर से मिलने देते हो। अगर तुमने रिश्वत नहीं खाई तो ऐसे कॉन्फ्रेंस तुम किसकी इजाज़त से कपूर को अपने ऑफिस में करने देते हो? कोई उत्तर न मिला। एक लंबी खामोशी के बाद वार्डन का दबाव स्वर उसके कानों में पड़ा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ कपूर की मदद की नीयत से कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो इसे भी कपूर की मदद का हिस्सा समझते हुए मेरी उससे बात करवाओ। लेकिन कुछ नहीं। मैं 49-32-7 पर बैठा हूँ। अगर 10 मिनट में इस टेलीफोन पर मुझे कपूर की कॉल नहीं सुनाई दी तो समझ लेने कि तुम्हारा पुलंदा बन गया। और सुनील ने रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया। तभी रीटा उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आई। रमाकांत, सुनील ने पूछा। अभी भी सोया पड़ा है, वो रीटा ने बताया। उसे जगाओ, मेरे बस का काम नहीं। वो तुम खुद जगाओ। सुनील चेहरे पर दृढ़ता के बावली बकल के बेडरूम पर पहुंचा। उसने रमाकांत को झंझोड़ कर जगाया और बोला, फौरन उठकर खड़े हो जाओ और कूच की तैयारी कर दो। सुबह हो गई? वह कुनमुनाया। दोपहर होने जा रही है, जल्दी करो। मेरे सब्र का प्याला छलक रहा है। प्याला कहाँ है? छलकने मत देना उसे। सुनील ने ऊँगते हुए रमाकांत को जबरन बाथरूम में धकेल दिया। वह ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा। रात तुम कहाँ सोई थी? ब्रेकफास्ट के दौरान एक सुनील ने पूछा। खातिर जमा रखो, वह विनोदपूर्ण स्वर में बोले। तुम्हारे साथ नहीं सोई थी। वह तो जाहिर ही ऐसी बात क्या मैं भूल गया होता। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मेरा फोन है, सुनील उठता हुआ विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। उसने बेडरूम में जाकर फोन उठाया। लाइन पर कपूर था। वार्डन साहब कह रहे थे, वह व्यग्र स्वर में बोला, कि तुम मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हो। मैं तुमसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, सुनील गंभीर स्वर में बोला। कपूर, उस टेलीफोन कॉल को याद करो जो हत्या की रात को किसी औरत ने मंजुले की आवाज़ की नकल करके तुम्हें की थी। क्या याद करूँ उसमें? उस टेलीफोन कॉल में तुमने कोई असाधारण बात नोट की थी? कैसी असाधारण बात जिसकी वजह से तुम्हें वो कॉल आम कॉलों से अलग लग रही हो? कपूर खामोश रहा। मिसाल के तौर पर उसे कई बार कॉल होती तो लोकल है, लेकिन मुझे सुनाई यूँ देता जैसे ट्रंक कॉल हो या काफ़ी फासले की कॉल। ऐसे सुनाई देती जैसे कोई बगल से बोल रहा हो, या ऐसी कोई और असाधारण बात। कपूर बड़े विचारपूर्ण स्वर में बोला। उसको के साथ मुझे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कैसी आवाज़ें? जैसे बादल गरज रहे हों, या तेज़ हवाएं चल रही हों, या कोई झरना बह रहा हो, या बारिश हो रही हो। एग्जैक्टली। वाह, मज़ा आ गया। लेकिन बात क्या है, फिर बताऊंगा। उसने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख दिया। वह अपने बीच में छोड़े ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ते हुआ एक ठिठका और बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने देखा बाथरूम का दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था। उसने दरवाज़ा खोलकर भीतर झाँका तो उसका दिल भी तृष्णा से भर उठा। रमाकांत बाथरूम के फर्श पर लेटा हुआ था और दिन दुनिया की बेखबर खर्राटे भर रहा था। सुनील ने शावर चला दिया। ऊपर ठंडा पानी पड़ते रमाकांत गालियां देता हुआ उठा। सुनील पर निगाह पड़ते हुए क्रोध से चिल्लाने लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर कहर भरे भाव देखकर उसने इरादा बदल दिया। मैंने बस यूं ही, उसने चुटकी बजाई। तैयार हुआ प्यारियो। सुनील बाथरूम से बाहर निकल आया और वापस डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। सुना है, रीटा बोली, शनिवार सुबह से पहले तुमने मीना के कातिल का न सिर्फ पता लगाना है बल्कि उसे गिरफ्तार करवा कर कपूर को रिहा भी करवाना है। किसने सुना है? सुनील बोला। रमाकांत ने। ठीक सुना है उसने। इस वक्त 11 बजे और 42 घंटे बाद कपूर इस दुनिया से कूच कर गया होगा। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने कुछ भी नहीं किया? मेरा मतलब है पीकर धुत हो जाने के अलावा। वह एक हादसा था। हादसा नहीं था तो तुम्हारी और रमाकांत में कोई मिलीजुली खतरनाक शरारत थी। छोड़ो, वैसे भी तुम्हारे अभी कौन से तीर मार लिए हैं। मैंने एक ऐसे तीर मारा जो द्रोणाचार्य को पता लग जाए तो मुझे गोद लेने। क्या तीर मारा तुमने? मैं जान गया हूँ कि असली हत्यारा कौन है। अच्छा, कौन है? यह मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अभी मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं, जो तुम 5 साल 6 महीने में कर ही लोगे। मजाक मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हारा नशा उतरा नहीं है। मेरा नशा उतर चुका है। तुम जानती हो मेरा नशा उतर चुका है। मैं कैसे जानती हूँ? क्योंकि अगर मैं अभी भी नशे में होता तो तुम्हारे इतने करीब बैठने की हौसला ना होता। क्या कहना था? सुनील ने उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। रीटा फिर भी न बोली। वीरवार दोपहर। सुनील और रमाकांत ज्योति टावर के ग्राउंड फ्लोर
कि लिफ्ट से बाहर निकले। कल यहाँ तक कैसे आए थे तुम? सुनील ने पूछा। टैक्सी पर। रमाकांत बोला। क्यों? मैं तुम्हारी गाड़ी लाया हुआ हूँ। वेरी गुड। अब चलना कहाँ है? सैर करने। कहाँ? सारे शहर में। अन्य कुत्ते हिरणादे शिकारी। वही। तुम ठीक से कुछ बता नहीं रहे हो। अभी सब कुछ अपने आप ही मालूम हो जाएगा। वे पार्किंग में खड़ी रमाकांत की इम्पाला के पास पहुंचे। सुनील ने कार की चाबियां उसे सौंप दी और बोला, गाड़ी तुमने चलानी है। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों कार में सवार हुए। कहाँ चलूं? रमाकांत इंजन चालू करते हुए बोला। हरनबी रोड। तुम मुझसे खफा मालूम होते हैं। नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जी चाहता तो मैं अपने बाहों भर लूं और तुम्हें मुंह चूम लूं, तुम्हारा मुंह चूम लूं। आई एम सॉरी। सुनील खामोश रहा। हुण तक माफी मांग लई प्यारियो। गाड़ी हंको। रमाकांत ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी की गाड़ी को ज्योति टावर के कंपाउंड से निकालकर उसे हरनबी रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। हरनबी रोड पहुंचने तक उसे कोई कुछ नहीं बोला। रमाकांत ने गाड़ी को कपूर के फ्लैट वाली इमारत के सामने लाकर खड़ा किया। सुनील ने कार से बाहर निकलने का उपक्रम नहीं किया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी उतारकर अपने हाथ में ले ली और रमाकांत से पूछा, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? 11:30। सुनील ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और संतुष्टिपूर्ण सर हिलाते हुए बोला, वेरी गुड। क्या वेरी गुड? कि टाइम 11:30 का हुआ है। रमाकांत ने हैरानी और उलझन भरे भाव से सुनील की तरफ देखा। हमें जरा मतवाल चंद के कपूर के ऑफिस का पता मालूम करना है। सुनील बोला, बस? हाँ, वह तो मुझे मालूम है। अच्छा, कहाँ है वो? मुगल बाग में। वेरी गुड, फिर वेरी गुड। यहाँ से मुगल बाग कौन सा रास्ता जाता है? एक क्या, कई रास्ते जाते हैं। रमाकांत, हमने क्या उन सभी रास्तों को कपूर के ऑफिस से जाना है? पागल हुए हो क्या? इतना पेट्रोल फूकने का क्या फ़ायदा? मरो मत, पेट्रोल में डलवा दूंगा। कल भी मैं 15 लीटर पेट्रोल डलवाया था। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर कैसे? तो जैसे मैं कहता हूँ करो। अच्छी बात है। सबसे पहले उस रास्ते पर चलो जिस पर होकर सुबह जल्दी मुगल बाग पहुंचा जा सकता है। गाड़ी कैसे चलाऊं? धीरे धीरे या तेज? तेज, लेकिन यूं नहीं जैसे रेस में हिस्सा ले रहे हो। रमाकांत ने गाड़ी आगे बढ़ाई। तुरंत सुनील ने अपनी हथेली पर रखी घड़ी का समय देखा। उसने अपनी जेब में से एक पेन और पुराना लिफाफा निकाला, उस पर टाइम नोट किया। रमाकांत कार चलाता रहा, फिर उसने कार को मुगल बाग की एक 4 मंजिली के सामने लाकर रोका। सुनील ने घड़ी देखा। वहां पहुंचने में उन्हें 17 मिनट और 15 सेकंड लगे। कपूर का दफ्तर इस इमारत में कौन से मंजिल पर? सुनील ने पूछा। पहली। रमाकांत बोला। यानी कि कार पार्क करके वहां पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लग जाएंगे। हाँ, ये रास्ता मुझे पसंद नहीं है, वापस किसी और रास्ते से चलो। तुम्हें कैसे रास्ता चाहिए? रास्ते के गुणों के अलावा इसमें बड़ा गुण ये होना चाहिए कि कार का फासला 20-25 मिनट में तय कर ले। अगली बार रमाकांत ने मुगल बाग हरनबी रोड के बीच का फासला कृष्णा नदी के पुराने 2 मंजिले पुल से तय किया। और उस रास्ते में धीरे धीरे चलने वाला ट्रैफिक इतना ज़्यादा था और उस रास्ता इतना तंग था कि हरनबी रोड पर कपूर के फ्लैट के सामने पहुंचने पर उन्हें 35 मिनट लग जाए। बेकार, सुनील बोला। तीसरा रास्ता ड्रमों के पुल पर से होकर जाना था। उस रास्ते में 30 मिनट लग गए। सुनील ने असंतोष से सिर हिलाया। चौथा रास्ता किश्तियों के पुल से 32 मिनट। अब 2 रास्ते और बाकी हैं। रमाकांत बोला। एक के लिए हमें धोबी नाका क्रीक तक जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से रास्ता इन 2 जगहों के बीच से सीधा रास्ता नहीं माना जा सकता। दूसरा रास्ता ट्रेजरी के पास बने हुए पुल से है। दूसरे रास्ते पर चलो। इस रास्ते पर लिंक रोड भी आती हैं। रमाकांत अर्थपूर्ण ढंग स्वर में बोला। तो लिंक रोड पर मंजिला रहती है। ओह, चलो। मुझे उम्मीद है ये रास्ता मुझे पसंद आ जाएगा। रमाकांत ने उस रास्ते पर कार बढ़ा दी। रमाकांत, सुनील एक सोचता हुआ बोला। टेलीफोन विभाग में तो तुम्हारी खूब वाकफियत है। हाँ, रमाकांत ने मैंने स्वर बोला। क्यों? कल मंजुला और उसके मामा मामी से जो मेरी बातचीत हुई थी, उससे पता लगा कि जिस रोज मीना की लाश बरामद हुई थी, अर्थात 28 अप्रैल को, सोमवार को, उस रोज मंजुला अपने फ्लैट पर एक मैकेनिक टेलीफोन ठीक करने के लिए आया था। लेकिन मंजुला कहती है कि एक मैकेनिक 27 अप्रैल को अर्थात रविवार को भी आया था। जरा मालूम करवा कि उन 2 दिनों में 2 मैकेनिक टेलीफोन को ठीक करने मंजुला के फ्लैट पर भेजे गए थे। अच्छा। रमाकांत फिर कार चलाने में लग गया। इस बार उसने
ठीक 22 मिनट 9 सेकंड में कार को कपूर के ऑफिस वाली इमारत के सामने ला रोका। वेरी गुड, सुनील संतोष शर्मा बोला। अब इसी रास्ते पर वापस हरनेबी रोड चलो, सामने टेलीफोन बूथ है। रमाकांत बोला, मैं जरा टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन कराऊं? जरूर। रमाकांत कार से निकलकर टेलीफोन बूथ की तरफ बढ़ गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा ली और उसे छोटे छोटे कश लगाता हुए लिफाफे पर लिखे विचित्र टाइमों पर गौर करता रहा। 3 मिनट बाद रमाकांत वापस लौटा। काम हो गया है, उसने बताया। आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन करना होगा। कोई बात नहीं, अब चले? हाँ। रमाकांत नए पुल वाले रास्ते पर कार चलाता हुआ वापस हरनेबी रोड पहुंचा। सुनील ने घड़ी देखी। इस बार वह रास्ता तय करने में कोई 40 सेकंड ज़्यादा लगे हैं, वह बोला। इस बार रास्ते में लाल सिग्नल ज़्यादा जो मिल गए थे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अच्छी दमदार रफ्तार से कार चलाई जाए तो ये फासला 22 मिनट में बखूबी तय किया जा सकता है। जाहिर है। वापस मुगल बाजार चलो, इसी रास्ते से। रमाकांत ने सुनील को घूर कर देखा और फिर परेशान स्वर में बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बस ये आखिरी चक्कर है। सुनील ने याचना की। रमाकांत प्लीज। अच्छी बात है, रमाकांत दांत बीच कर बोला। सुनील ने लिफाफे का दोहरा करके जब जेब में रखा और सीट की पीठ के साथ अपना सिर लगाकर खामोश बैठ गया। सुनील ने लिफाफा का दोहरा करके जेब में रख लिया और सीट की पीठ के साथ अपना सिर लगाकर खामोश बैठ गया। गाड़ी नए पुल पर पहुंची तो सुनील एक संभल कर बैठ गया। वह पुल बहुत चौड़ा था और उस वक्त उस पर बहुत कम ट्रैफिक था। इस पुल पर ट्रैफिक इतना कम क्यों होता है? सुनील ने पूछा। रास्ता ही ऐसा है कि यहाँ पर आने वालों की सुबह शाम भीड़ होती है, बीच में नहीं, रमाकांत ने बताया। गाड़ी पुल के मध्य में पहुंची तो एक सुनील बोला, रोको। रमाकांत ने कार को पैदल चलने वालों के लिए बनी पट्टी के साथ लगाकर रोक दिया। सुनील ने कार के डैशबोर्ड में बना वह खाना खोला जिसमें उसे मालूम था कि रमाकांत कार को ठीक करने में काम आने वाले औजार रखता था। उसने वहां मौजूद औजारों में से एक रेंच निकाल लिया। उस रेंच को हैंडल से पकड़कर अपने हाथ में तोला। इसका क्या करोगे? रमाकांत बोला। नदी में फेंकेंगे इसे, सुनील बोला। तुम जरूर पागल हो गए हो। लगता है कल की शराबखोरी ने तुम्हारा दिमाग हिला नहीं दिया, ठिकाने लगा दिया। अल्कोहल में डूबकर दिमाग की पॉलिश चमक गई है। रमाकांत ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। ये रेंच संभाल लो। सुनील रेंच को उसके हाथ में देते हुए बोला, मैं पुल की रेलिंग पर जा रहा हूँ। जब मैं इशारा करूँ तो तुम कार की खिड़की में से इस रेंच को नदी पर पूरी शक्ति से फेंक देना। क्या तुम वाकई इस नदी में फेंकवा रहे हो? हाँ। अबे ये 25 रुपए का है, मैं 50 दूंगा। क्या बात है, आज बड़े धन्ना सेठ बन रहे हो। ऐसा ही होता है, सुनील बड़ी शान से बोला। अच्छा मेरे बाप। सुनील कार सुनील कार से बाहर निकला। वह रेलिंग के पास जा खड़ा हुआ। उसने नीचे नदी की तरफ झांका। नदी क्योंकि कुछ ही मील आगे समुद्र में जाकर गिरती थी, इसलिए वहां पानी की रफ्तार काफी तेज थी। सुनील कुछ क्षण पानी में झांकता रहा, फिर उसने रमाकांत को संकेत किया। रमाकांत ने रेंज को पूरी शक्ति से कार की खिड़की से बाहर फेंका। रेंज हवा में अर्धवृत्त बनाता हुआ रेलिंग के ऊपर से गुजरा और नीचे नदी में जाकर गिरा, जहाँ मैं पानी में दाखिल हुआ और वहां से एक छपाक की आवाज़ आई। फिर थोड़ी देर उस स्थान के इर्द गिर्द पानी की गोल गोल दायरे बनते रहे। सुनील ने नदी के दोनों किनारों को ध्यान में रखते हुए उस स्थान को अच्छी तरह से याद कर लिया कि जहाँ की रेंज जाकर गिरा था। वह कार में वापस रमाकांत के पास लौटा। बाद में याद रख सकोगे? सुनील ने पूछा। कि गाड़ी तुमने यहाँ लाकर रोकी थी? हाँ, रमाकांत हैरानी से उलझन भरी निगाह में उसे देखता हुआ बोला। अब इस रेंज को नदी में से निकलवाने का इंतजाम करो। क्या? रमाकांत चिल्लाया। मेरा मतलब है कि एक मोटर बोट या किश्ती का और एक गोताखोर का इंतजाम करो। 1000 रुपये लगेंगे। नेवर माइंड पर ही तो मुझे शक हो रहा है प्यारी हो। तुम ठीक हो ना? ऐसा कोई बुखार तो नहीं जो दिमाग पर असर कर रहा हो? नहीं, यह होने वाला हो। कई बुखार ऐसे भी होते हैं जो होने से पहले दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। नहीं, होने वाला भी नहीं है। या फिर वह रेंच सोने का होगा और मुझे कभी पता नहीं लगा होगा। ये बात भी नहीं।
तो फिर हम कौन सी बात है जिसकी वजह से 25 रुपये की रेंज को नदी में फेंक निकलवाने के लिए तुम 1000 रुपये खर्च करने को तैयार हो? है कोई बात? अभी सामने आ जाएगी। रमाकांत कितनी देर बड़े गौर से उसे देखता रहा, फिर आशाए भाव से बोला, अच्छा भाई। उसने कार आगे बढ़ा दी। पुल पार करते ट्रेजरी की इमारत थी। रमाकांत ने कार को इमारत के कंपाउंड के भीतर लगे टेलीफोन बूथ के पास रोका। मैं करता हूँ इंतजाम, वो कार से बाहर निकलते हुए बोला। अपने टेलीफोन एक्सचेंज वाले यार को फ़ोन कर लेना, आधा घंटा कब का हो चुका है। अच्छा। रमाकांत टेलीफोन बूथ में घुसा। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा। आधे घंटे में मोटर बोट और गोताखोर पुलिस के नीचे पहुंच और पुल के नीचे पहुंच जाएंगे, उसने बताया। वेरी गुड। वह टेलीफोन एक्सचेंज की रिकॉर्ड में मंजुला के टेलीफोन की खराबी की कंप्लेंट सोमवार की तो लिखी हुई है, और उस रोज़ वहाँ फ़ोन ठीक करने के लिए मैकेनिक भी गया था, लेकिन रविवार को कोई कंप्लेंट उनके रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए वह रोज़ वहाँ किसी मैकेनिक के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैकेनिक रविवार को वहाँ पहुँचा था वह वाकई नकली था और निश्चय हत्यारे का कोई सहयोगी था। जाहिर है, इसमें नई बात क्या है? वह नतीजे तो तुम पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन अब इसकी पुष्टि भी हो गई ना। हाँ, तुम्हारे पास और अठन्नी है क्यों? म- मुझे अभी कहीं फ़ोन करना है। कहाँ? पागल खाने? लेकिन वहाँ एडवांस बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही पहुँच जाना, तो तुम्हें भर्ती कर लेंगे। कहो तो मैं छोड़ाऊँ? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अठन्नी निकालो। वह अठन्नी 5 रुपए की है। रमाकांत उसे अठन्नी थमाते हुए बोला, मैं 10 दूंगा। सुनील बोला। रमाकांत होटल में कुछ बुदबुदाया जो सुनील सुन न पाया, लेकिन उसकी सूरत पर लिखा था कि उसे कोई अच्छी बात नहीं कही थी। सुनील बूथ में दाखिल हुआ। उसने पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन किया। पूर्व दया से उसका तुरंत संपर्क स्थापित हो गया। क्या खबर है? सुनील ने पूछा। मतवाल चंद एक बार पुलिस के फेर में आ चुका है, प्रभुदयाल ने बताया। हमारे रिकॉर्ड में उसकी तस्वीर भी निकली है और उंगलियों के निशान भी। क्या किया था उसने? कुछ 10 साल पहले वह जिस घर में नौकर था, उसने उसकी मालकिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तब मतवाल चंद जवान था। उसने पहले घर की अधेड़ मालकिन के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए थे और फिर उससे पैसा ऐंठने की कोशिश की थी। मतवाल चंद 6 महीने की सज़ा पाकर सस्ता छूटा था, लेकिन वरना ऐसे मामलों में 7 7 साल तक की सज़ा हो जाती है। उसके बाद से उसका रिकॉर्ड साफ है। हाँ, उसके बाद तो वह कपूर की नौकरी कर रहा है। उसने तुम्हें बताया कि उसने तुमसे ये बात क्यों छुपाई थी कि गोपी नाथ उससे मिलने आया था? कहता था कि गोपीनाथ की मौत की वजह से वह डर गया था कि कहीं उस तफ्तीश के चक्कर में उसकी ये पोल न खुल जाए कि वह सजा याफ्ता मुजरिम था। अगर ऐसी बात है तो उसने ये बात मुझे क्यों बता दी थी? मैंने ये भी पूछा था। उसका जवाब यह था कि उस अपने मालिक की मदद भी तो करना चाहता था। बात तुम्हें बताने में उसे उतना हर्ज नहीं लगा था जितना पुलिस को बताने में। अगर उसे मालूम होता कि तुम बात को बाद में हमें बता दोगे तो शायद वह तुम्हें भी नहीं बताता। अपने मालिक की मदद करने में तो उससे नुकसान था। क्या मतलब? कपूर की मौत की सूरत में उसकी वसीयत के अनुसार मतवाल चंद को 20,000 रुपये नकद मिलने वाले हैं, और उसके फ्लैट में तो वह अभी से यूं रहता है जैसे वही मालिक हो। अच्छा। वह मतवाल चंद को 20,000 रुपये मिलने वाली बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी। कपूर की वसीयत के बारे में तो मुझे इतना ही मालूम कि मोटा माल मंजुला को मिलने वाला है। तो मैं ये बात इसलिए नहीं मालूम थी क्योंकि ऐसे किसी आदमी को तलाश करने में तुमने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई जिसको कपूर से ज़्यादा फ़ायदा जिसे कपूर की मौत से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता हो। अब तो दिखा रहा हूँ। वह तुम्हारी मेहरबानी है। तुम मतवाल चंद से बात करो, उससे और क्या मालूम हुआ तुम्हें? मतवाल चंद कहता है कि शाम 6:30 बजे जब गोपीनाथ उससे मिलने आया था तो उसने वार्तालाप कर चुकने के बाद वहाँ से सबरवाल को टेलीफोन किया था। किसको? प्रकाश सबरवाल को। किस लिए? वह सबरवाल से मिलना चाहता था। उसने सबरवाल से 10 बजे रात की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। लेकिन वह मिलना क्यों चाहता था सबरवाल से? मतवाल चंद कहता है कि इस बारे में टेलीफोन पर कोई बात नहीं हुई थी। गोपीनाथ ने मुलाकात के समय निर्धारित किया था और टेलीफोन बंद किया था।
तुमने गोपीनाथ की उस टेलीफोन कॉल के बारे में सपरवार से पूछा था? उसने कबूल किया है कि उसके पास गोपीनाथ का फ़ोन आया था, लेकिन वह कहता है कि उसे इस बात का कतई कोई अंदाज़ा नहीं था कि गोपीनाथ उससे क्यों मिलना चाहता था। उसे ये बात अजीब नहीं लगी कि गोपीनाथ उससे कहकर भी निर्धारित समय पर नहीं आया। कहता है जब वो नहीं आया तब वो सोच में पड़ गया था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि निर्धारित समय से बहुत पहले गोपीनाथ का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो समझ गया था एक्सीडेंट ही उसके ना पाने की वजह थी। ये बात तो अजीब नहीं है कि जब उससे पूछा नहीं गया, तब तक सब्रवाल ने अपने गोपीनाथ से निर्धारित मुलाकात का किसी से जिक्र नहीं किया। आपसे कोई मिलने आने वाला हो और आपके पास पहुंचने से पहले वह किसी एक्सीडेंट में मारा जाए और आप किसी को बताएं तक नहीं कि वह आपसे मिलने आने वाला था। अजीब बात तो है। गोपीनाथ ने नहीं बताया था, तो सफरवाल को कुछ तो अंदाजा होगा कि वह क्यों मिलना चाहता था। वह कहता है कि उसने ये समझा था कि ऑफिस की कोई बात होगी। सुनील को चट सोचता रहा, फिर बोला, ओके प्रभु, थैंक यू। थैंक यू तो हुआ, तुम भी तो बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। थोड़ी देर और इंतजार करो, मेरा दांव लग गया है तो एक बार ऐसा तोप का गोला छोड़ूंगे कि तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे तोप के गोले का। ज़रूर करना। सुनील ने रिसीवर हुक पर टांग दिया और बूथ से बाहर निकल आया। वह रमाकांत के साथ कार में सवार हुआ। रमाकांत ने कार को कंपाउंड में से निकाला और उसे पुल पर पुल के पास लाकर रोका। वहाँ उसने कार को बंद किया और फिर से वो दोनों सीढ़ियों से उतरकर नदी के किनारे आ गए। वह मोटर बोट के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। निर्धारित समय पर एक मोटर बोट किनारे पर आ लगी। सुनील और रमाकांत से उसमें सवार हो गए। मोटर बोट में एक आदमी गोताखोरी का लिबास पहने तैयार बैठा था। रमाकांत ने मोटर बोट वाले से और गोताखोर से सुनील का परिचय कराया। मोटर बोट वाले का नाम नागपाल था और वो गोताखोर का नाम मोहम्मद इलियास था। रमाकांत और सुनील के निर्देशन पर मोटर बोट चलाता हुआ नागपाल उसे उस स्थान के पास ले आया जहाँ रेंच पानी में डूबा। रमाकांत ने उससे रेंच के बारे में बताया। मुझे वह रेंच निकाल कर लाना, मोहम्मद इलियास बोला। रेंच? सुनील बोला। ये लोहे की जो भी चीज़ तुम्हें नीचे मिल जाए। कर लोगे ये काम? क्या मुश्किल है, मुझे मालूम है यहाँ पानी में मुश्किल से 30 फुट गहरा है और फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, जिसकी सहायता से नदी के तलहटी में मौजूद सुई तक हम तलाश कर सकते हैं। वेरी गुड, तो फिर शुरू हो जाओ दोस्त। ये काम अंधेरा होने से पहले ही हो जाना चाहिए। अंधेरा होने में अभी बहुत देर है। फिर वो एक रस्सी बन सीढ़ी मोटर बोट पर से पानी में लटकाई गई। मोहम्मद इलियास ने अपनी वाटरप्रूफ हेलमेट अपने सिर पर पहनी और सीढ़ी की सहायता से पानी में उतर गया। उसके पीछे एक और रस्सी पानी में लटकाई गई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए है, नागपाल ने बताया। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। गोताखोर पानी की सतह के नीचे गायब हो गया। फिर पानी की सतह पर उसने ऑक्सीजन हौज में सांस लेने से बनने वाले बुलबुले उभरने लगे। गोताखोर नदी के तल छान रहा था। कोई 5 मिनट बाद मोहम्मद इलियास ने पानी से बाहर से निकाला और सीढ़ी के रास्ते बोट में चढ़ गया। नागपाल ने उसके सिर से हेलमेट उतारे। ये रहा आपका रेंच, इलियास ने रेंच को डेक पर फेंकते हुए बोला। शाबाश। सुनील ने रेंच को निगाह भी नहीं उठाए। अब दूसरी चीज़ तलाश करो। दूसरी चीज़ क्या? रेंच की नाप की लोहे की कोई भी और चीज़। इलियास ने ऊर्जापूर्ण निगाहों से सुनील की तरफ देखा और फिर बोला, बेहतर। फिर उसने गोता लगाया। 10 मिनट बाद जब वो दोबारा बोट पर पहुंचा तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। कहीं इसकी तलाश तो नहीं थी आपको? वह बोला। सुनील ने उसके हाथ से रिवॉल्वर ले ली। रिवॉल्वर पर निगाह पड़ती रमाकांत के नेत्र फैल गए। ये झटपट सुनील के पास पहुंचा। ये तो कपूर की वेबली स्कॉट रिवॉल्वर है। सुनील रिवॉल्वर रमाकांत को दिखाता हुआ बोला। इस हैंडल देखो। इस पर लगी पीतल की गोल प्लेट पर गुदा वीरेंद्र कपूर का नाम साफ पढ़ा जा रहा है। ये भगवान! रमाकांत के मुंह से निकला। ये रिवॉल्वर, इलियास ने बताया, रेत और मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हासिल न होती तो मैं इसे कभी तलाश न कर पाता। तुमने काबिल तारीफ काम किया है, सुनील बोला। लेकिन प्यारे, और रमाकांत चक्कर से बोला, तुम्हें मालूम कैसे था कि कपूर 6 महीने से कोई रिवॉल्वर यहाँ बरामद होगी? मेरे पास जादू का डंडा जो है, सुनील बोला। रमाकांत खामोश रहा। वह अभी भी रिवॉल्वर को यूं देख रहा था जैसे सुनील रिवॉल्वर ने जिंदा सांप थामे हो। वीरवार शाम पुलिस ने बैलिस्टिक एक्सपर्ट अग्निहोत्री रिवॉल्वर के ट्रिगर को 3-4 बार चलाकर देखा और फिर बोला, पानी में इतनी खराब हुई कि इसमें गोली
इसमें से गोली न चलाई जा सके। वेरी गुड, सुनील संतुष्ट स्वर में बोला। लेकिन इस एंटीक रिवॉल्वर की गोलियां भी तो होनी चाहिए। प्रभुदयाल, जो अभी भी यूं हक्का बक्का से सुनील को देख रहा था, वैसे जैसे वहाँ सुनील नहीं उसका भूत खड़ा हो, हड़बड़ा कर बोला, गोलियां? हाँ, सुनील बोला। ऐसी रिवॉल्वर तुम जानते हो सभरवाल के पास भी है। उसमें हमें एक दो गोलियां हासिल उससे हमें एक दो गोलियां हासिल हो सकती हैं। वह पुलिस को गोलियां देने का हौसला नहीं कर सकता, रमाकांत बोला। वह पुलिस को गोलियां देने से इनकार करने का हौसला भी नहीं कर सकता। इनकार करेगा तो खामखा अपने आप को संदेह की स्थिति में डालेगा। लेकिन इस रिवॉल्वर की गोलियां कपूर के पास भी तो हो रही होंगी, प्रभुदयाल बोला। यह भी मुमकिन है, सुनील बोला। तुम कपूर से या मतवाल चंद से मालूम करो। अग्निहोत्री साहब, हमने जल्दी से जल्दी ये मालूम करना है कि जिस गोली से मीना का कत्ल हुआ था वह इस रिवॉल्वर से निकली थी या नहीं। लेकिन इस काम के लिए मुझे कम से कम एक टेस्ट बुलेट चाहिए, जरूर चाहिए। अग्निहोत्री बोला। मिल जाएगी, प्रभुदयाल शांतपूर्ण स्वर में बोला। मैं अभी इस बंसल को सबर के पास भी और मतवाल चंद के पास भी भेजता हूँ। और प्रभुदयाल तुरंत वहां से बाहर निकल गया। अग्निहोत्री साहब, सुनील बोला, अगर आज की तारीख में कोई ऐसी रिवॉल्वर खरीदना चाहे तो क्या वह हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती? तलाशने से क्या चीज़ नहीं मिल सकती? अग्निहोत्री बोला। मिलने को तो मुमकिन है, ऐसी रिवॉल्वर इसी शहर में मिल जाए। न मिले तो ऐसी रिवॉल्वर तलाश करना उसके ढेर में से सुई तलाश करने जैसा काम साबित हो सकता है। ओह, तभी प्रभुदयाल वापस लौटा। मैंने बंसल को भेज दिया, वह बोला। शुक्रिया, सुनील बोला। एक बात और बताओ। क्या? मैंने सुना है कि देश के तमाम फायर आर्म्स बेचने वालों का पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है। क्या बात सच है? सच है। तुम्हारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड? हमारे पास हमारे राज्य के फायर आर्म्स डीलर का रिकॉर्ड है, सारे देश का नहीं। वही दिखाओ। फिलहाल हम उसी पर निर्भर करते हैं। आओ मेरे साथ। सुनील और रमाकांत प्रभुदयाल के साथ उसके ऑफिस में पहुंचे। प्रभुदयाल ने उन्हें बिठाकर रिकॉर्ड रूम में गया। 5 मिनट बाद वह एक फाइल लेकर वापस लौटा। उसमें राज्य की कोई 70 फायर आर्म्स डीलरों के नाम और पते लिखे हुए थे। सुनील ने अपनी जेब में से पेन निकाला और प्रभुदयाल की मेज पर बड़ा पैड उठा लिया। उसने उसमें से एक पृष्ठ फाड़ा और उस पर लिखा, क्या पिछले साल किसी ने आपकी दुकान में से कोई एंटीक वेबली स्कॉट रिवॉल्वर खरीदी है? उत्तर जवाबी तार द्वारा फौरन भेजें, आवश्यक। पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, पुलिस हेडक्वार्टर, राजनगर। सुनील ने वह कागज प्रभुदयाल को दिखाया और बोला, यह टेलीग्राम मैं तुम्हारे फाइल में लिखे 70 पतों पर तुम्हारे नाम से भेजना चाहता हूँ, ताकि कोई जवाब देने में कोताही न करे। तुम्हें कोई ऐतराज? इससे क्या फ़ायदा होगा? प्रभुदयाल बोला। फ़ायदा होगा, जो होगा सामने आएगा। प्रभु, इस वक्त का हम इसलिए भगवान के लिए जल्दी फैसला करो। प्रभुदयाल एक क्षण हिचकिचाया, फिर उसने सहमति में सिर हिला दी। रमाकांत, सुनील ने कागज और फाइल रमाकांत को थमा दी। इन 70 पतों पर 70 अर्जेंट जवाब टेलीग्राम भेजने का फौरन प्रबंध करो। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। फाइल सुरक्षित वापस ले आना भाई साहब, प्रभुदयाल बोला, नहीं तो मेरी नौकरी बराबर नहीं की। फाइल अभी आती है, रमाकांत आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। फिर वह लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वीरवार रात। सुनील ने कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया। 8 बज चुके थे। अभी तक कोई जवाबी टेलीग्राम वहां नहीं पहुंचा था। तभी प्रभुदयाल वापस लौटा। सुनील ने आशापूर्ण निगाहों से उसकी तरफ देखा। वीरेंद्र कपूर के अकाउंटेंट के ऑडिट की रिपोर्ट आई हुई है। प्रभुदयाल दम से अपनी कुर्सी पर ढेर होते हुए बोला, अच्छा, उसके पास नकली और चोरी की शेयर सर्टिफिकेट का अंबार निकला है। लगता है सालों से डाक में जितने शेयर सर्टिफिकेट चोरी हुए हैं वे सब उसके पास पहुंच गए हैं। डाक से चोरी शेयर सर्टिफिकेट का क्या मतलब? भाई, अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदो तो शेयर सर्टिफिकेट कोई तुम्हें घर पर देने थोड़ी आता है। कंपनी वाले तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट तुम्हारे सर्टिफिकेट तुम्हारे डाक से भेज देते हैं। ऐसा सर्टिफिकेट अगर डाक से कहीं गुम हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं? डाक से चोरी शेयर सर्टिफिकेट का क्या मतलब? भाई, अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदो तो शेयर सर्टिफिकेट कोई तुम्हें घर पर देने थोड़ी आता है। कंपनी वाले तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट तुम्हें डाक से भेज देते हैं। ऐसा सर्टिफिकेट अगर डाक में कहीं गुम हो जाए तो वो लोग क्या करते हैं?
वह गुम सर्टिफिकेट को अपने रिकॉर्ड में चोरी चला गया या हो गया लिखकर तुम्हें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, लेकिन उस चोरी चले सर्टिफिकेट का शेयरों के धंधे में लगे बेजा इस्तेमाल भी निकाल लेते हैं। ऐसे कितनी कीमत की सर्टिफिकेट कपूर के यहाँ से बरामद हुए? 16 लाख रुपए के करीब ऐसे सर्टिफिकेट अभी तक अभी तक बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी चेकिंग मुकम्मल नहीं हुई है। कपूर ने इतना माल तो कभी नहीं बनाया था कि था उसके पास। ये सारा माल उसका नहीं है, अधिकतर सर्टिफिकेट उसकी कंपनी के क्लाइंट के हैं। अधिकतर क्लाइंट अपने सर्टिफिकेट अपने दलालों के पास रखते हैं। ऐसा लगता है कि कपूर कहीं से चोरी के और नकली शेयर खरीदता रहा है और कंपनी के दफ्तर पर मौजूद क्लाइंटों के खरे शेयर निकाल कर उनकी जगह वह बोगस माल रखता रहता था। फिर खरे शेयरों को वह शायर वह बाजार भाव पर बेचकर खुद माल बचा जाता था। लेकिन ये पता कैसे लगा कि दफ्तर में मौजूद अधिकतर शेयर सर्टिफिकेट चोरी के थे? जिस ऑडिटर को खाते चेक करने का काम सौंपा गया था, इत्तेफाक से पहले खुद शेयरों की दलाली का धंधा करता था। उसकी कुछ शेयरों की आदाई आई आ गई थी कि वो बिक चुके थे और कैंसिल हो चुके थे। जब उसने रिकॉर्ड में उन्हीं शेयरों का फिर मौजूद पाया तो उसे शक हो गया। उसने गौर से चेकिंग की तो पाया कि वह कितने ऐसे। तुम ये कहना चाहते हो कि कपूर जराइम पेशा लोगों से कौड़ियों के मोल के वे शेयर सर्टिफिकेट खरीदता था और अपने क्लाइंटों के असली शेयरों की जगह रख देता था और असली शेयर बेच खाता था। हाँ, कमाल है, मैं कल पूछूंगा उससे। वह कभी ऐसी गड़बड़ की होनी कबूल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब उसकी ये चोरी पकड़ी जाने से उसका क्या बिगड़ जाएगा? अभी उसे फांसी की कड़ी सजा थोड़ी उसे फांसी से कड़ी सजा थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। मेरा वैसा वैसे मेरा ख्याल ये है कि उसकी कंपनी में चल रही ऐसी कोई गड़बड़ी से वह अनभिज्ञता पकड़ करेगा। वह ऐसा शरारती आदमी लगता नहीं। और फिर जिस ईमानदारी से उसने बातें हमें बताई हैं, उससे लगता है कि अगर उसने ऐसी गड़बड़ की होती तो उसने इस बारे में मुझे ज़रूर बताया होता। शायद उसे ये बात ज़रूरी न लगी हो। 148 148।